तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए यौन आरंभ क्या है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। यानी यौन आरंभ मतलब जब वो उनका मतलब जवान अवस्था क्या है। यौन अवस्था का मतलब जवान। तो आइए उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर, यौन आरंभ भौतिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एक वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है तथा उनमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। बालक के यौन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। देखिए बालक के शरीर में यौन अवस्था प्रारंभ होने के समय यानी बालक यानी मेल यानी लड़का के प्रारंभ के समय लगभग 15 से 18 वर्ष से निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। कौन कौन सा। देखिए शरीर की सुडौलता, शरीर अधिक मजबूत मांसपेशियां युक्त सुडौल अधिक शक्तिशाली होने लगता है। कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगती है। शरीर पर बाल, चेहरे पर मूंछ, बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं और फिर वृषण कोषों आदि पर उनके आसपास बाल निकल आते हैं। अगर देखिए आवाज़ का भारीपन, ये सब होता है लड़कों में परिवर्तन होता है जब उनको मतलब तो मैच्योर होते हैं, जब वो जवान होते हैं, जब यौन अवस्था में आरंभ होता है उनका। आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है, यह भारी होने लगती है तथा इनकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। उपयुक्त परिवर्तन गौर लैंगिक लक्षण कहलाते हैं तथा वृषणों में बनने वाले नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के कारण संभव होते हैं, जो प्रारंभ में 20 वर्ष की आयु तक अधिक मात्रा में स्रावित होता है और उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन लाता है। अब देखिए बालिकाओं के यौन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। तो देखिए बालिकाओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तन में अंडाशयों तथा उनमें सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनद प्रेरक हार्मोन्स इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं और अंडाशय के अंदर उपस्थित पुटिकाओं से एस्ट्रोजन स्रावित होने लगते हैं। फलस्वरूप यौनावस्था के लिए परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं के प्रभाव से निम्नलिखित गौर लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। देखिए क्या, स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना, यानी उस जो बालिकाओं लड़कियों के स्तन होते हैं वो गोल होने लगते हैं। सुडौल का मतलब होता है गोल होने लगते हैं। इनमें दुग्ध ग्रंथि इनमें दूध बनने लगते हैं। बाह्य जननांग योनि लैबिया भागशरीर आदि समुचित विकास। सोड़ी भाग का चौड़ा होना, नितंबों का भारी होना, बगल तथा जननांगों भगद्वार आदि के आसपास बालों का उगना, स्वभाव में शीतलता और आवाज़ का महीन होना, मासिक स्राव एवं आवश्यक का प्रारंभ होना, ये सब महिलाओं में परिवर्तन होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर का, मानव भ्रूण का रोपण, खा स्तनियों का अपरा, या फिर अपरा क्या है इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए उत्तर, मानव भ्रूण का रोपण। तो देखिए निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन शुरू हो जाता है और चौथे दिन तक 4 बार मिटाटिक विभाजनों द्वारा विभाजित होकर 16 कोरक खंडों की एक गोल संरचना बनती है। यह संरचना मारूला कहलाती है। इसका निर्माण होते होते यह गर्भाशय में पहुंच जाता है। मारूला के गर्भाशय में जाने के बाद गर्भाशय गुहा का ग्लाइकोजनयुक्त पोषक तरल मारूला भ्रूण के में भीतर जाने लगता है, जिससे मारूला के अंदर पोषक तरल से भरी हुई एक गुहा सी बन जाती है। इस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। भ्रूण की इस प्रावस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके बनते बनते भ्रूण को पारभासी आवरण समाप्त हो जाता है। इसके बनते बनते जो भ्रूण का पारभासी आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है। गुहा की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं। इन्हें अब ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय से पोषक रसों का अवशोषण करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट आंवल के निर्माण में भी भाग लेती हैं। ब्लास्टुला की भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज कहते हैं, क्योंकि इसी से भावी भ्रूण के विभिन्न भाग बनते हैं।
निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्ति से चिपक जाता है, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति में रोपण प्रारंभ हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह से कुछ अंगुली सदृश प्रवर्ध निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंतः स्थल में घुसकर निषेचन के लगभग 8 दिन बाद भ्रूण को गर्भाशयी भित्ति से जोड़ देते हैं। यही क्रिया भ्रूण का रोपण है। देखिए, स्तनियों में अपरा, आमल या जरायु। अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति के चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से चिपक जाता है। यह क्रिया रोपण है। इस समय तक कार्पल्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाएं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। अब देखिए, अपरा के कार्य। अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। इसका भ्रूण के जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा की शरीर से विशिष्ट संबंध अपरा के अग्रलिखित कार्य करते हैं। देखिए, अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है। अपरा के अग्रलिखित कार्य हैं, इसके कार्य आगे लिखे गए हैं। देखिए, नंबर 1, भ्रूण का पोषक। भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक तत्व प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः माता के रुधिर में आने वाले बचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहते हैं। यानी भ्रूण जब जो पेट में बच्चा होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। जब वो बाहर होता है, जब जन्म हो जाता है, तब उसे शिशु कहते हैं। तो भ्रूण एक बच्चे का बात कर रहा है। अपरा में इन खाद्य पदार्थों का और भी सरलीकरण किया जाता है तथा या भ्रूण की आवश्यकता के लिए कुछ खाद्य पदार्थ का संग्रह भी करता है। नंबर 2 देखिए क्या है, भ्रूण का श्वसन, यानी पेट में बच्चा श्वास कैसे लेता है। माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया के लिए वात विनिमय का कार्य अपरा ही करता है। देखिए, भ्रूण का उत्सर्जन। भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से अपरा क्षेत्र में माता के रुधिर में विसरित होते हैं। इसका निष्कासन भी माता के उत्सर्जन अंगों द्वारा किया जाता है। चौथा देखिए, हार्मोन्स का स्रावण। गर्भावस्था को उचित रूप से बनाए रखने आदि के लिए अपरा से एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, जरायु, गोनेडोट्रोपिन आदि हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसी प्रकार प्रसव को आसान करने के लिए अपरा द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन्स का भी स्राव होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, अपरा से 2 स्टेरॉइड तथा प्रोटीन हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 क्या है, देखिए, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसे सीजीएच कहते हैं। यह प्रोटीन हार्मोन्स गर्भधारण को बनाए रखता है। यह कार्पस ल्यूटियम के विकास तथा इसके हार्मोन स्राव पर नियंत्रण करता है। दूसरा है प्लेसेंटस लैक्टोजन। तो देखिए, यह प्रोटीन हार्मोन्स दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। अगला है एस्ट्रेडियाल। यह स्टेरॉइड हार्मोन्स गर्भाशय की पेशियों के संकोचन का नियंत्रण करता है। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। तो यह स्टेरॉइड हार्मोन्स गर्भधारण में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, गर्भ झिल्लियों का विस्तृत वर्णन कीजिए या फिर एमनियन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। तो उत्तर देखिए, उत्तर, गर्भ झिल्लियां भ्रूण की देह के बाहर विकसित होने वाली झिल्लियां अथवा कलाओं को भ्रूण बहिस्थ कलाएं कहते हैं। ये भ्रूण के परिवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करती हैं, परंतु भ्रूण के अंगोत्पादन में भाग नहीं लेती। जन्म अथवा डिम्बोगमन के समय इनका निष्कासन हो जाता है। मानव तथा अन्य सभी स्तनियों, सरीसृपों, पक्षियों में 4 भ्रूण बहिस्थ कलाएं गर्भ झिल्लियां निर्मित होती हैं। ये 4 भ्रूण बहिस्थ कलाएं इस प्रकार से हैं।
देखिए नंबर 1 क्या है, उल्ब। तो देखिए यह कला भ्रूण की चारों ओर घेरे रहती है। भ्रूण के चारों ओर की यह गुहा को उल्ब उल्ब गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल भरा रहता है जिसे उल्ब तरल या एमनियोटिक तरल कहते हैं। इस तरल में मंद गति होती रहती है जिसके कारण भ्रूण के अंग परस्पर चिपकते नहीं। इस प्रकार एमनियोटिक तरल भ्रूण के अंगों में विकृतियां उत्पन्न होने से बचाता है। यह निम्नलिखित कार्य करता है। एमनियोटिक तरल भ्रूण की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। एमनियॉन भ्रूण को कवच एवं भ्रूण बहिष्ठ कलाओं से पृथक रखकर इनमें चिपकने से रोकता है। एमनियोटिक तरल में डूबे रहने से भ्रूण के सूखने का भय नहीं होता। एमनियोटिक तरल में होने वाली मंद गति के कारण अंग आपस में चिपकते नहीं। दूसरा नंबर देखिए क्या है, चर्मिका। कोरियन में वृद्धि तीव्र गति से होती है। यह एमनियॉन के बाहर की ओर निर्मित होती है। कोरियन जरायु का निर्माण करती है। एमनियॉन तथा कोरियन के बीच की गुहा को कोरियन गुहा कहते हैं। कोरियन की एक्टोडर्म या ड्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह पर दीर्घ अंकुर उत्पन्न होते हैं जिन्हें कोरियनिक अंकुर कहते हैं। ये अंकुर गर्भाशय की भित्ति में धंस जाते हैं। ये रसांकुर भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक हैं। आगे देखिए, कोरियन से एक हार्मोन कोरियोनिक गोनेड्रोफिन स्राव होता है जो प्लेसेंटा विकसित होने तक डिंब ग्रंथि में कॉपर्स ल्यूटियम को सक्रिय रखता है। आगे देखिए, पीतक कोष। मानव का पीतक कोष छोटा होता है और यह भ्रूण बहिष्ठ गुहा द्वारा चर्मका से पृथक रहता है। स्तनियों के भ्रूण में पीतक नहीं होता। पीतक कोष में रुधिर निर्माण होता है। विकास की अंतिम प्रावस्थाओं में जब अपरापोषिका विकसित होती है तब पीतक कोष छोटा होने लगता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चौथा नंबर देखिए क्या है, अपरापोषक एवं एलेंडोट्स। देखिए, मानव के भ्रूण में अपरापोषक एक अवशेषी अंग के रूप में होता है। अन्य स्तनियों में अपरापोषक क्या लिखा है, स्प्लैंक्नोप्लर यानी कि एंडोडर्म एवं स्प्लैंक्लिस मीसोडर्म से निर्मित होता है। स्प्लैंक्लिक मीसोडर्म कोरियन के मीसोडर्म स्तर के संपर्क में आकर इससे समेकित हो जाती है। इससे मतलब सम्मिलित हो जाती है। समेकित का मतलब इसमें मिल जाती है। इस प्रकार एक मिश्रित भित्ति निर्मित होती है जिससे एलेंडोकोरियन कहते हैं। एलेंडोकोरियन एलेक्टाइड प्लेसेंटा की उत्पत्ति में भाग लेती है। पीतक कोष एवं एलेंटोइस के वृंत संयुक्त रूप से नाभि रज्जु की निर्मित करते हैं। आगे देखिए, स्तनधारियों में एलेंटोइस मूत्राशय का कार्य नहीं करती क्योंकि भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ मां के रुधिर परिवहन में विसरण हो जाता है एवं मां के वृक्कों के द्वारा उनका उत्सर्जन होता है। एलेक्टोइस का रुधिर परिवहन तंत्र भ्रूण को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्राणियों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास में उदाहरण सहित अंतर बताइए। या फिर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 5, प्राणियों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास में उदाहरण सहित अंतर बताइए। या फिर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, जाइगोट से शिशु निर्माण तक जो परिवर्तन होता है उन्हें भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूणीय विकास 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, परोक्ष भ्रूणीय विकास और फिर प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। तो देखिए परोक्ष भ्रूणीय विकास क्या होता है, पहला हेडिंग हमारा है, जब परिवर्धन के बाद अंडे से निकला जंतु सामान्य शिशु काफी भिन्न होता है। जब अंडे से निकला हुआ जंतु सामान्य जीव से काफी भिन्न होता है और फिर यह रूपांतरण के द्वारा सामान्य शिशु में परिवर्तित होता है तो ऐसे परिवर्धन को परोक्ष या अप्रत्यक्ष विकास कहते हैं। अंडे से निकले जंतु को विकास की शिशु प्रावस्था कहते हैं।
इस प्रकार का परिवर्धन मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं तथा अन्य कुछ कशेरुकी, विशेषता मेढक तथा अन्य उभयचरों में पाया जाता है। इनमें भ्रूण के पोषक के लिए पीत की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा नंबर देखिए क्या है, प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। इस प्रकार के विकास में अंडे से निकला जीव अथवा नवजात शिशु रचना में वयस्क प्राणी के समान होता है, जिसमें जनन परिपक्वता नहीं होती। इनमें आयु के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा जनन परिपक्वता आ जाती है, तभी यह प्रौढ़ होता है। ऐसे भ्रूणीय विकास को प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहते हैं। इनमें भ्रूण के पोषक के लिए अधिक पीत पाया जाता है। इस प्रकार का विकास घोंघा, पक्षी, सरीसृप सभी स्तनियों में पाया जाता है। मानव में मादा आमल के द्वारा भ्रूण को पोषण देती है। यही कारण है कि इस प्रकार के जंतुओं में एक बार से कम संतानें उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।